बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक लड़के से प्यार था, मगर उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे। एक दिन उस लड़के ने मुझे कॉल करके कहा कि मेरे घर वाले रिश्ता लेकर आ रहे हैं, वो तुमसे जो भी कहें मान लेना। उसका बड़ा भाई रिश्ता लेकर आया तो कहने लगा, हमारी एक शर्त है, लड़की घरेलू हो, इसलिए अगर आपकी बेटी जॉब करती है तो छोड़ दे। मैंने अपना प्यार पाने के लिए जॉब छोड़ दी और यूं हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात देवर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, हमारे बाप पर बड़ा सख्त जादू है। किसी आमिल ने हमें इसका तोड़ यही बताया है कि 40 रातों तक एक लड़की उसके पास बैठी रहे और उसके कमरे में एक मिनट के लिए भी म्यूजिक बंद ना हो। मैं अपने प्यार के लिए ये सब मान गई और 15 दिन तक ऐसा करती थी, मगर एक रात मुझ पर ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्योंकि मेरा देवर तो अपने बाप के साथ, मेरा नाम सैमा है और मेरा ताल्लुक एक अच्छे घर से है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ, जबकि मेरे 4 भाई थे जो कि शादीशुदा हैं। घर में चूंकि किसी चीज की भी कमी नहीं थी, लिहाजा मैं भी दिल लगाकर पढ़ने लगी। मैं पढ़ाई में अपने पापा की तरह थी, यानी हर क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आती थी। यही वजह थी कि मेरे घर वालों ने पढ़ाई के सिलसिले में कोई रोक टोक नहीं की। यूं मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। अब तक तो मैं ऐसी लड़की थी जिससे बात करने से कबल लड़के 100 मर्तबा सोचते थे, मगर यूनिवर्सिटी में आकर मुझे ऐसा लड़का मिला जिससे बात करने के लिए मैं बहाने से उसके पास जाने लगी। दरअसल ओहद की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि लड़कियों से बात करने के लिए तरसती थी, जबकि वो सबसे उखड़ा उखड़ा सा रहता था। लड़कियां तो दूर, वो तो लड़के से भी ज्यादा बात नहीं करता था। शायद उसकी यही वजह मुझे उसके करीब ले गई। मैंने एक दिन बहाने से उसकी नोटबुक ले ली और फिर अगले ही दिन उसे वापस करने गई तो मैंने उसे थैंक्स के तौर पर चाय की ऑफर कर दी। दरअसल ये बहुत अचानक मेरे मुंह से निकल गया। हालांकि मैं जानती थी कि वो क्लास लेने के बाद अकेले ही कहीं न कहीं बैठा रहता था, लेकिन ये गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकल चुका था और इसका जवाब मैं पहले से जानती थी। इसलिए मैं शर्मिंदा होकर वहां से जाने का सोचा, मगर मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब उसने हाँ कह दी और मेरे साथ चलकर कैंटीन गया। उस रोज सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों अब तक किसी और से बातचीत नहीं की थी। उस दिन ओद ने वाकई मुझे हैरान कर दिया था और जब हम कैंटीन से उठे तो ओद ने बिल देकर मुझे और हैरान कर दिया। मेरे मना करने पर उसने बेहद नॉर्मल अंदाज में कहा, नेक्स्ट टाइम बिल तुम पे कर देना। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी। उस दिन मैं क्लास में बिला वजह मुस्कुराती रही, क्योंकि ये एहसास मुझे बहुत सरशार कर रहा था कि ओद मुझे फिर से मिलना चाहता था। और फिर वैसा ही होने लगा जैसा मैंने सोचा था। रोज हमारी मुलाकात होने लगी और हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। यहाँ तक कि हमें एक दिन लगा कि हम रोज ना मिले तो जी नहीं पाएंगे। इसलिए हमने एक होने का फैसला किया। ये वो वक्त था जब हम यूनिवर्सिटी से फ्री होने वाले थे। ओहद ने मुझे बताया कि वो अपना खानदानी बिजनेस चलाएगा, इसलिए उसे किसी जॉब की जरूरत नहीं है। आम लड़कों की तरह उसे सेटल होने की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे में मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं घर में बैठकर बोर नहीं हो सकती थी। लिहाजा मैंने जॉब कर ली। हमें लगा था कि शायद दूर होने की वजह से हम एक दूसरे को भूल जाएं, मगर ये हमारी गलत फहमी थी। हम अलग होने के बावजूद सारा दिन एक दूसरे से मैसेज के जरिए राब्ते में रहते थे और जो ही हम फ्री होते तो लंच डिनर के बहाने कहीं न कहीं मिल लेते। ऐसे हालात में हम पर यह इंकशाफ हुआ कि अब हमारे लिए अलग रहना मुश्किल हो गया। लिहाजा हम दोनों ने मोहब्बत का एतराफ करके साथ रहने का फैसला किया। मुझे यकीन था कि मेरी फैमिली ओहद को देखकर फौरन शादी के लिए मान जाएगी, मगर ओहद को कुछ खदशात थे। एक दिन जब हम किसी होटल में खाना खा रहे थे तब मैंने ओहद से पूछ लिया, ओहद तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए क्यों नहीं मानेंगे? ये सुनकर ओहद कहने लगा, दरअसल मेरी अम्मी मर चुकी है,
جبکہ والد صاحب بہت بیمار رہتی ہیں۔ میرا ایک بڑا بھائی ہے جو گھر اور بزنس کو سنبھالے ہوئے ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی لڑکی آئے جو ہمارے والد کی خدمت کرے اور ہمارا گھر سنبھال لے۔ یہ سن کر میں جو اتنی پریشان بیٹھی تھی یکدم پرسکون ہو گئی۔ اوہ، تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گی؟ یہ سن کر عہد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، سیما، میں تمہیں جانتا ہوں، تم کوئی گھریلو لڑکی نہیں ہو، تم بہت خاص ہو اور تم میں کچھ نیا اور اچھا کرنے کی صلاحیت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری خاطر اپنا فرض، اپنی جاب چھوڑ دو۔ تم میری فکر مت کرو، یہ کام کوئی بھی عام سی لڑکی کر لے گی۔ عہد کے منہ سے یہ جملہ سن کر میں تڑپ اٹھی۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم میری محبت ہو، میں تمہیں دیکھ دیکھ کر جیتی ہوں، میں تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم بس اپنے بھائی کو ہمارے گھر بھیج دو، باقی میں سب سنبھال لوں گی۔ میں نے آگے جھک کر عہد کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اگر میرے بھائی نے کوئی اور شرط رکھ دی تو اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ یقیناً وہ مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں اس کی مجبوری سمجھتی تھی۔ ہم ہوٹل سے باہر آ گئے۔ میں سب سنبھال لوں گی، میں نے اسے یقین دلایا تو اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے پیار کی خاطر سب کچھ کروں گی۔ پھر کچھ دن بعد عہد کا بھائی ہمارے گھر آ گیا اور اس نے میرے گھر والوں سے میرا ہاتھ مانگ لیا، مگر اس سے پہلے اس نے اپنی ایک شرط بھی رکھ دی۔ اس نے میرے والدین سے کہا، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، اگر آج میرا والد ٹھیک ہوتا تو وہ یہ رشتہ لے کر آتا اور مجھے یہ بات نہ کرنی پڑتی۔ کیسی بات؟ میرا باپ یہ سن کر چونک گیا۔ عہد کا بھائی کہنے لگا، ہماری شرط ہے لڑکی گھریلو ہو، اس لیے اگر آپ کی بیٹی جاب کرتی ہے تو چھوڑ دے۔ یہ سن کر میرے باپ نے میری طرف دیکھا۔ میں نے سر ہلا دیا، میں جاب چھوڑ چکی ہوں۔ یہ سن کر عہد کا بھائی خوش ہو گیا اور کہنے لگا، دراصل ہمارا والد صاحب بیمار ہے، میں نے اس کی خدمت کے لیے ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں نے رات دن والد کی خدمت کی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کی اچھی پرورش کی ہے، اپنے خاندانی کاروبار کو بڑھایا۔ اب جب کہ میرا چھوٹا بھائی شادی کر رہا ہے تو میں ہی چاہتا ہوں کہ اس کی بیوی بھی میرے باپ کی خدمت کرے۔ یہ سن کر میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ اگرچہ میرے گھر والوں کو میری جاب چھوڑنے پر اعتراض تھا، مگر میں انہیں منا لیا۔ جب ہماری شادی کی تاریخ رکھی گئی، عہد بہت خوش تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، مگر وہ اپنے بھائی کی وجہ سے خاموش تھا۔ میں نے اپنا پیار پانے کے لیے جاب چھوڑ دی اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کہیں مشکلات میرے سامنے کھڑی تھیں۔ شادی کی پہلی رات دیور نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، میں نے اصل بات تم سے چھپا لی تھی اور عہد کو بھی منع کیا تھا کہ یہ بات تمہیں شادی سے پہلے نہ بتائے۔ میں اب تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہمارے باپ پر بڑا جادو ہے۔ ہم ایک عامل کے پاس گئے تو اس نے ہمیں بتایا کہ تمہارے والد پر بہت سخت جادو ہے، اور اس کا توڑ یہی بتایا ہے کہ 40 راتوں تک ایک لڑکی دلہن بن کر اس کے پاس بیٹھی رہے اور اس کے کمرے میں ایک منٹ کے لیے بھی میوزک بند نہ ہو۔ یہ سن کر تو میں گھبرا گئی، جبکہ عہد کا بھائی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ میری نئی شادی ہے، میں دلہن بن کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھوں یا پھر ان کے والد کے پاس بیٹھ کر یہ عمل کروں؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک طرف یہ مشکل عمل تھا، جبکہ دوسری طرف میرا پیار۔ مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ بات مان جاتی ہوں، کچھ دنوں کی بات ہے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اور عہد ساتھ ہوں گے۔ لہٰذا میں نے ہاں کہہ دی۔ میں اپنے پیار کے لیے یہ سب مان گئی اور اس کمرے میں آ گئی جہاں عہد کا باپ بیمار پڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہوش میں ہے ہی نہیں، بس مردوں کی طرح بے ہوش پڑا تھا۔ میں اس رات اپنے سسر کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کچھ وقت گزرا تو عہد وہاں آ گیا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے بھی پتہ چل چکا تھا کہ میں نے 40 دن یہیں گزارنی ہے۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا، کیونکہ ابھی جب ہم میرج حال میں تھے تو وہ بہت خوش تھا، چہک رہا تھا، بار بار میرا ہاتھ تھام لیتا تھا
जबकि अब तो वो बहुत अफसरदा लग रहा था। वो मेरे पास आ बैठा और अपना सर मेरे कंधे से लगा दिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगा लिया। कमरे में म्यूजिक बज रहा था। बिस्तर पर एक नीम मुर्दा आदमी लेटा हुआ था। हमें उस म्यूजिक के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये घर की ऊपरी मंजिल थी, जबकि निचली मंजिल पर ओहद का भाई रहता था। मैंने अभी तक ओहद और उसके भाई के सिवा किसी को नहीं देखा था। पता नहीं यहाँ मुलाजिम भी थे या नहीं। मुझे यहाँ आए हुए 1 घंटा हो चुका था और मैं आते ही इस कमरे में बंद हो चुकी थी। मैंने तो ओहद का और अपना कमरा भी नहीं देखा था। मैंने ओहद की तरफ देखा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उफ, इस आदमी के साथ अपनी मोहब्बत के लिए और इस मुस्कुराहट के लिए तो मैंने ये सब बर्दाश्त करने का फैसला कर लिया। मैं सोफे पर बैठी हुई थी। मैं एकदम पीछे हुई और ओहद का सर अपनी गोद में रख दिया। उसने लेटती अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने जल्दी से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। वो कुछ देर यूं ही पड़ा रहा और फिर चला गया। वो दिन गुजर गया। उस जैसे कहीं दिन गुजरने लगे। कभी कभी मैं तंग आ जाती थी। रोज जब मैं जागती तो मेरे नए कपड़े और नाश्ता दरवाजे पर पड़ा होता। मैं रोज दुल्हन बनती और अपने ससुर के करीब बैठ जाती। मैं उस वक्त ओहद के बारे में सोचती थी। वो पल जो हमने साथ गुजारे और वो पल जो हमने साथ गुजारने थे। कभी कभी ओहद मेरे पास आ जाता था, मगर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। वैसे भी इस मुसलसल बजते म्यूजिक में उसकी बात कहाँ सुनाई देती। हम दोनों बस एक दूसरे को छू पाते थे। मेरे लिए तो बस यही काफी था कि मैं रोज ओहद को देख पाती थी। 15 दिन तक ऐसा करती रही, मगर मेरे ससुर जूं का तू रहा। इस अमल से भी उसे होश न आया। मगर मुझे 40 रोज तक यहाँ बैठना था। मगर एक रात मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई और मुझे बाहर निकलना पड़ा। मैं बाहर निकली तो पूरा घर खाली था। कोई आदमी तक वहां नहीं था। मुझे लगता था कि ओहद अपने कमरे में सो जाता होगा, मगर मैंने सारे कमरे चेक कर लिए। मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। मैं डर गई। मेरी तबीयत और खराब होने लगी। मैं निचले पोर्शन में जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगी। शायद ओहद अपने भाई के साथ वहां हो। और मैंने जैसे पहले सीढ़ी पर पैर रखा, मुझे यूं लगा जैसे नीचे कोई खुदाई में मसरूफ हो। मुख्तलिफ लोगों की आवाजें आ रही थीं। ये देखकर तो मैं घबरा गई और मैं उल्टे कदमों से वापस भागी और फिर से कमरे में बैठ गई। उस रात मैं इतनी डर गई कि दोबारा नीचे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। सुबह हुई तो मैंने देखा मेरी तबीयत ठीक हो चुकी थी। मैंने नाश्ता किया और अपने ससुर को कुछ दवाइयां दे दी। उसके बाद मैं ये सोचने लगी कि क्या रात को मैंने जो कुछ देखा था वो मेरा ख्वाब था या फिर कोई हकीकत। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। मगर ये सब क्या था और कौन कर रहा था, ये सवाल मुझे उलझाने लगे। उस दिन मैंने खुद को ये कहकर समझा लिया कि शायद ओहद के भाई नीचे कोई काम करवा रहे हों, मगर ये ख्याल मेरे दिल से ना निकल पाया। इसलिए मैं अगले दिन भी आधी रात को बाहर निकली। आज की रात मैं ये राज जान लेना चाहती थी, इसलिए मैंने हिम्मत की और सीढ़ियां उतर गई। मैं छुपते छुपाते नीचे तक पहुंच गई, मगर अचानक किसी की नजर मुझ पर पड़ी और मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। मुझे किसी ने देख लिया होगा। मैं डर से गई। सुबह हुई तो ओहद का भाई मेरे पास आया और अपने वालिद के बारे में पूछने लगा। नहीं, उन्हें होश नहीं आया। मेरे जवाब पर वो कहने लगा, मैं अब्बू के लिए कुछ नई दवाइयां लेकर आया हूँ, अब ये इस्तेमाल करना। ये कहकर वो चला गया। जब ओहद का भाई आता था तब कमरे में म्यूजिक बजना बंद कर देता, इसलिए हम बातचीत कर लेते थे। मैं तो ये सोच कर डर रही थी कि ओहद के भाई ने मुझे देख लिया होगा, मगर इस बार तो बचत हो गई। उस दिन के बाद मैं कहीं दिन तक बाहर नहीं निकली, मगर मेरे तयस्सुस अरूज पर था। मैं चाहती थी कि जल्द अज जल्द इस रात से पर्दा उठ जाए कि नीचे वाले पोर्शन में क्या हो रहा था। फिर एक रात में हिम्मत करके फिर से गई और जो कुछ मैंने देखा वो मुझे हैरान करने के लिए काफी था। ऐसा लग रहा था इस कमरे में जहाँ खुदाई की जा रही थी वहाँ कोई खजाना दफन था। मैं उस रात जल्दी से अपने कमरे में आई और पहली बार अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल करने लगी।
कुछ देर बाद पुलिस की एक वैन ओद के घर पहुंच चुकी थी, जबकि ओद के भाई को हथकड़ी लग चुकी थी। ओद के भाई को ये इत्तला मिली तो वो भागता हुआ आया और अपने भाई को इस हालत में देखकर मुझ पर बरस पड़ा। ये तुमने क्या किया है? ये सुनकर मैंने उससे कहा, तुम बहुत मासूम हो, लेकिन तुम्हारा भाई बहुत शातिर है। उसने ये सारा प्लान बनाया था। नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो चिल्लाया। मुझे पता था कि उसे मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। मैंने उसको साथ लिया और अपने कमरे में ले आई, जहाँ उसके भाई के सारे काले करतूत जमा थे। मैंने उसे बताया, दरअसल इतनी दौलत और कारोबार देकर तुम्हारे भाई की नीयत खराब हो गई और उसने वालिद को दवाओं की मदद से मफलूज कर दिया ताकि वो तुम्हारा हिस्सा भी हड़प कर ले। और मुझे बेयकीनी से देख रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। तुम्हारे वालिद ने निचले पोर्शन में खजाना दफन किया हुआ था। जब तुम्हारे भाई को इस बात का पता चला तो उसने फौरन ये प्लान बना लिया कि वो ये खजाना निकाल कर यहाँ से ले जाएगा और अपने वालिद को मार कर इस सब का मालिक बन जाएगा। फिर उसका प्लान मेरी वजह से चौपट हो गया। उसने तुम्हें बेवकूफ बना लिया, मगर मुझे ना बना सका। ओद खामोश खड़ा था। लेकिन तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुम तो पुलिस की जॉब छोड़ दी थी। वो मुझसे पूछ रहा था। उसकी आंखों में अब भी बेयकीनी थी। मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी, बल्कि छुट्टियां ले ली थी। कल रात जब मैंने तुम्हारे भाई को कमरे की खुदाई करते हुए देखा तो मुझे उसका सारा प्लान समझ में आ गया था। उसने हमारी शादी के लिए ये शर्त इसलिए रखी थी ताकि मैं इस म्यूजिक वाले कमरे में बंद रहूं और ये कभी न जान पाऊं कि नीचे क्या हो रहा था। मैं अगर आम सी लड़की होती तो कभी उसका प्लान ना जान पाती, मगर मैं तो पुलिस में थी। मुझे उसके प्लान का पता चल गया था। मैंने उसके कमरे की तलाशी ली तो मुझे सारे सबूत मिल गए और मैंने उसी वक्त पुलिस को कॉल करके बुला लिया। अब तुम्हारे भाई को बहुत लंबी सजा होगी। ये सुनकर ओहद परेशान हो गया। मैं उसके पास गई और उससे कहा, ओहद, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम बेगुनाह हो। मैं जल्द तुम्हारे वालिद का इलाज करवाती हूँ, देखना वो जल्द ठीक हो जाएगा। और अब ये सब दौलत और जायदाद भी तुम्हारी है। तुम्हारे भाई को इसके किए की सजा मिल चुकी है। उसने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा था, मगर खुद उसमें गिर गया। ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है। और यूं हम दोनों हंसी खुशी रहने लगे।